पढ़कर तो जरा देखो एक बार अवधनामा। नाज़रीन आदाब, 28 अप्रैल 2020 के अवधनामा अखबार के साथ मैं मूसी रजा आपका खैर मकदम करता हूँ। पेश है सफ़े अव्वल पर शाया खबरों की सुर्खियाँ। कोरोना हॉटस्पॉट में जारी रहेगा लॉकडाउन, वज़राए आला के साथ वज़ीर आज़म की मीटिंग में मिला इशारा। आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की तहरीर, इब्तिदाई रमजान क़िस्त 3, ICMR की सलाह एंटीबॉडी टेस्ट का इस्तेमाल न करें। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश ने लॉकडाउन बंदोबस्त का जायजा लिया। सैयद वक़ार रिजवी की तहरीर, वो तीसरा कौन था जिसका इस फसाने में कोई जिक्र नहीं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और अजमेर दरगाह के ट्रस्टी का कोरोना वायरस से इंतकाल। PM केयर्स को चैलेंज करने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद। राहुल और प्रियंका गांधी का बयान, कोरोना के बदउनवानों को कभी माफ नहीं करेगा मुल्क। यूपी में मुसद्दिका मरीजों की तादाद 2031 अमवात। गैर मुकीम मजदूरों की आमदोरफ्त के मामले में मराकज अपनी दलील पेश करे सुप्रीम कोर्ट। सफ़े 2 पर शाया होने वाली जहानुमा से मुताल्लिक खबरों की सुर्खियां पेश खिदमत है। कोरोना के खिलाफ जंग जीत चुके हैं, न्यूजीलैंड की वजीर आजम का दावा। चीन में तालीमी इदारे खुल गए, स्पेन में बच्चों को बाहर जाने की इजाजत। तेल की कीमतों में कमी की वजह से मशरिक़ वस्ता की मईशत को बड़ा धचका। अमेरिका को कोरोना का नया झटका। सऊदी अरब में कम अफराद के जराइम पर सजाए मौत खत्म करने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट से डॉक्टरों की हिफाजती किट मांगने की दरख्वास्त खारिज। मिस्र के कलीसाओं में कोरोना वायरस दाखिल, 2 पादरी पॉजिटिव। सफ़े 3 की खबरों की सुर्खियां मुलाहिजा फरमाएं। लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू, सब कुछ ठीक रहा तो 6 दिन और। रमजानुल मुबारक हेल्पलाइन के तहत शरई सवालात और जवाबात। हुकूमत गरीब मजदूरों की मदद करे, मायावती। कनिका कपूर करेंगे कोरोना से जंग जीतने में मदद, डोनेट करेंगे प्लाज्मा। लखनऊ में कोरोना के 10 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज। उत्तर प्रदेश के अवाम को योगी हुकूमत का महा धोखा, अजय कुमार लल्लू। अवधनामा के इदार की सफ़ा 4 के मज़ामीन इस तरह हैं। कोरोना से ज्यादा तकलीफ दे उसका इलाज, मकाला निगार इंजीनियर मंजर जैदी। कोरोना वायरस दुनिया के लिए सबक, मकाला निगार मोहम्मद उवैस संभली। और आखिरी मजमून फ्रैंक एफ इस्लाम का, अमरीकी सदारती इंतखाब बहसूरत हिंदुस्तान के लिए खुश आइंद खबर है, शाये हुआ है, जिसके मुतरजिम है ज़ीशान मुस्तफ़ा। सफ़े 5 अदब और जिंदगी पर 3 अफसाने। पहला असलम जमशेदपुरी का नादान, दूसरा मॉरिशस की अबिनाज जान अली का तोहम और तीसरा बर्लिन की अफशा अहमद का आगही के अलावा सोनिया गांधी पर मुनव्वर राना की खूबसूरत नज़्म भी शाये हुई है। सफ़े 6 का आगाज हाफिज मोहम्मद हाशिम कादरी के मजमून से होता है जो रमजान से मुताल्लिक है। दूसरा मजमून माह रमजान हम और कुरान सैयद हुसैन मेहंदी का है, जबकि तीसरा मजमून राज कलाम मेयारो फन्ने मेराज आरिफा मंसूद अंबर का शायर हुआ है। आखिर में सुहैब कासमी नदवी का मजमून कोरोना वायरस, लॉकडाउन और रमजान की आमद बहार दर्ज है। सफ़े पर हाजरा नूर जरियाब और शौकत महमूद शौकत के मंजूम कलाम भी काबिल मुशाहिदा है। सफ़े 7 पर शाया खबरों की सुर्खियां इस तरह है। बंगाल में 21 मई तक लॉकडाउन में तोसी का इशारा। बाबू जगजीवन राम अस्पताल नई दिल्ली के 11 डॉक्टरों समेत 59 मुलाजिमीन कोरोना पॉजिटिव। 11 लाख करोड़ रुपए की खड़ी फसल बर्बाद, CPI। ज्यादातर रियासतों ने लॉकडाउन बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की, नारायण सामी। सफ़े 8 पर शाये होने वाले स्पोर्ट्स की अहम खबरों की सुर्खियां मुलाहिजा हों। बॉल टेम्परिंग को जायज करार देने के लिए बहस तेज। पाकिस्तान के अकमल पर 3 साल की पाबंदी। ऑनलाइन शतरंज मुकाबला मुनक़िद करेगी कर्नाटक हुकूमत। इसके अलावा जोहरा सहगल की सालगिरह के मौके पर उनसे मुताल्लिक एक तहरीर को भी अवधनामा ने शाये किया है। सफ़े 9 पर अजला से मुताल्लिक शाये होने वाली खबरों की सुर्खियां मुलाहिजा फरमाएं। लॉकडाउन की कामयाबी के लिए मजहबी और सियासी रहनुमाओं से राब्ता रखें। प्रयागराज में डिविजनल कमिश्नर ने किया मुतासरा इलाके का मुआयना। एक शख्स ने घर पहुँचने के लिए ताजिर बनकर खरीदा 1 ट्रक प्याज, पहुंचा प्रयागराज। नगर निगम प्रयागराज ने मुलतवी कर दिया हाउस टैक्स का इजाफा। सफ़े 10 पर शहरनामा की अहम खबरों की सुर्खियां इस तरह है। मंडी खुले मकामात पर लगवाई जाए अवनीश कुमार अवस्थी। घरों में दीनदारी की फिजा कायम रखने का अहद करे मुसलमान, मौलाना हैदर अब्बास। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान से हिंदुस्तानी मुसलमानों का हौसला बुलंद हुआ, डॉक्टर अम्मार रिजवी। घरेलू तरीकों से बढ़ाया जा सकता है इम्यूनिटी पावर, डॉक्टर सतीश दलेला। अजान देने पर गोरखपुर में मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा, योगी हुकूमत को किसानों की कोई फिक्र नहीं, अखिलेश यादव। Ruzi's Paradise brings you the biggest offer this Ramzan. You can now shop for Eid even in this lockdown. Suits will be available at your doorsteps. So do not panic and book now on WhatsApp. Contact 9369847771. Home delivery available. आइए अब आपको अवधनामा में शाये होने वाली अहम खबरों से रोशनास कराते हैं। पहले सफ़े पर PM लॉकडाउन 3 की हो रही है तैयारी की खबर है, जिसमें बताया गया है कि वज़राए आला के साथ मीटिंग में वज़ीर आज़म मिस्टर मोदी ने कहा है कि माहिरीन की राय है कि कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए हमें समाजी दूरी और मास्क को अपनी तर्ज ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। इन हालात में हर किसी का मकसद फौरी कदम उठाने का होना चाहिए। कुछ लोगों की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि जो खुद बता रहे हैं कि उन्हें खांसी जुकाम या दीगर अलामात है,
उनका कदम काबिल इस्तकबाल है। उन्होंने कहा है कि कोरोना से जंग के साथ साथ हमें माईशत पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। दूसरी तरफ इसी सफ़े पर वजीर आला यूपी के लॉकडाउन के बंदोबस्त का जायजा लेने की खबर है, जिसमें वजीर आला ने 3 मई के बाद मईशत को पटरी पर लाने के लिए सनती सरगर्मियों से मुतालिक स्कीम बनाने की हिदायत जारी की है। उन्होंने कहा है कि 1 मई से जरूरतमंदों के लिए ग़िज़ाई अजनास की तकसीम दोबारा शुरू की जाए। साथ ही उन्होंने कोविड-19 से बचाव और मुअस्सिर इलाज के लिए टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। पीएम केयर्स को चैलेंज करने वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद किए जाने की अहम खबर भी इसी सफ़े पर है, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस कोविड-19 जैसे वबा से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड के क़याम की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली एडवोकेट आनंद की अर्जी पीर को जस्टिस NV रमन, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस BR गोई की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई समाअत के दौरान मुस्तरद कर दिया है। इसी सफ़े पर वक़ार रिजवी की तहरीर बाउनवान वो तीसरा कौन था जिसका इस अफसाने में जिक्र नहीं है भी मौजूद है, जिसमें वक़ार रिजवी ने गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र में 2 साधु की मॉब लिंचिंग में एक तीसरे शख्स की मौत को नज़रअंदाज किए जाने पर सवाल कायम करते हुए लिखा है कि क्या इस तीसरे शख्स की जान की कोई कीमत नहीं है, बल्कि इसी तरह जिस तरह एक भीड़ ने कभी इखलाक को तो कभी पहलू खान को मार डाला था। उन्होंने ये भी लिखा है कि जिन्हें कभी मोहब्बत मिली ही नहीं, जिन्होंने कभी मोहब्बत को जाना ही नहीं, जो नफ़रत में पले बड़े हैं, वो ज़िंदगी भर नफ़रत का ही मुजाहरा करते हैं। ज़रूरत है मोहब्बत का सबक आम करने की। अवधनामा सफ़ा 2 पर जहानुमा की सबसे अहम खबर न्यूजीलैंड से मुताल्लिक़ है, जहाँ की वज़ीर आज़म ने यह दावा किया है कि वो कोरोना के खिलाफ जंग जीत चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे यहाँ कोरोना वायरस के तमाम मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और इस वक्त मुल्क से वायरस भी खत्म हो गया है। वज़ीर आज़म ऑर्डन ने ऐलान किया है कि हम लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं और तालीमी मराकज़ के साथ साथ कारोबार को भी बहाल कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक बुनियादी ज़रूरियात से नहीं है। जबकि हुकाम ने रद्द अमल के तौर पर कहा है कि मरीजों के ठीक हो जाने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वायरस ख़त्म हो गया है। ताहम किसी भी तरह की समाजी तकरीबात की इजाज़त अभी नहीं दी गई है। इसी सफ़े की दूसरी अहम खबर चीन और स्पेन की है, जहां लॉकडाउन में काफ़ी हद तक नरमी देने का ऐलान हुआ है। चीन 27 अप्रैल से तालीमी इदारे खोलने का हुक्म दे चुका है। वाज़ेह रहे कि चीन में तालीमी इदारों के खुलने से कबल गुज़िश्ता माह मार्च के आगाज़ में ही कारोबारी ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गया था। शॉपिंग मॉल्स खुल चुके हैं, सिनेमा हॉल्स और तफरीही मकामात पर जाने की भी इजाज़त दी जा चुकी है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद अब भी पूरी तरह से ज़िंदगी अपने मामूल पर वापस नहीं आ सकी है। चीन की तरह यूरोपीय मुल्क स्पेन में भी 6 हफ्तों के बाद बच्चों को बाहर जाने की इजाज़त मिल गई है। तीसरी खबर मुस्लिम ममालिक के मईशत के बहरानी दौर की है, जहां तेल की कीमतों में कमी की वजह से मशरिक़ वस्ता के हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। कोरोना के बायस तेल की कीमतों में कमी से मशरिक़ वस्ता के उन ममालिक में माशी बहरान पैदा हो गया है जिनके मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार तेल पर है। सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क इराक़ है, क्योंकि यहाँ की रियासत का 90% बजट फंड तेल की फ़रोख्त से ही हासिल किया जाता है। इस मसले के हल के लिए कई तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। कुछ हुक्काम का कहना है कि ज़्यादा तनख्वाह वाले मुलाजिमीन की 50% तनख्वाह रोक ली जाए, जिससे इराक़ी हुकूमत को लाखों डॉलर्स का फ़ायदा तो होगा, मगर इससे हालात के कशीदा होने का भी इम्कान मौजूद है। अवधनामा सवा 3 पर अहम रियासती खबरों में शाह सुर्खी लॉकडाउन से मुताल्लिक़ है। इस खबर में बताया गया है कि कई दिन से मुसलसल जारी लॉकडाउन से निजात मिलने के इम्कान नज़र आ रहे हैं। अगर कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा न हुआ तो 3 मई को लॉकडाउन ख़त्म किया जा सकता है। बताते चले कि लॉकडाउन के खुलने के बाद भी शहर में दफ़ा 144 नाफिज रहेगी और 4 लोगों से ज़्यादा का एक साथ जमा होना ममनू होगा। इस लॉकडाउन ने सभी के त्योहारों को मुतासिर किया। न हिंदू नवरात्र मना सके और न मुसलमान रमज़ान, और ऐसा महसूस हो रहा है कि मुसलमानों को अपने सबसे बड़े त्यौहार ईद पर भी घर में ही रहना पड़ेगा। रियासत की दूसरी खबर गुलकारा कनिका कपूर की है। अखबार लिखता है कि सेहतयाब होने के बाद कनिका कपूर ने अब प्लाज्मा डोनेट करने का इरादा किया है ताकि वो दूसरे कोरोना मरीजों की जान बचा सकें, और इसके लिए उन्होंने अपने खून का नमूना KGMU को भेज भी दिया है। अगर सारी रिपोर्ट्स बेहतर निकली तो मुआलजे की गरज से कनिका कपूर का प्लाज्मा लिया जाएगा। तीसरी खबर में बताया गया है कि लखनऊ में कोरोना के 10 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। यह मामला सदर कैंट के रहने वाले हरे गुप्ता और उसकी दुकान के डिलीवरी मैन समेत कुल 12 मेंबरान का है जो कोरोना पॉजिटिव निकले थे। हरे गुप्ता और इसके हेल्पर को KGMU में दाखिल कराया गया था, जबकि बाकी 10 मरीज लोहिया संस्थान में दाखिल किए गए थे। लोहिया के डायरेक्टर डॉक्टर AK त्रिपाठी के मुताबिक 3 मरीजों को 25 अप्रैल और बाकी 7 मेंबरान को 26 अप्रैल के दिन रिपोर्ट नेगेटिव आ जाने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। इसमें सबसे छोटा मुतासरा मरीज 14 साल यश था।
रियासती सफे की आखिरी अहम खबर में उत्तर प्रदेश कांग्रेस सदर अजय कुमार लल्लू का बयान शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने योगी हुकूमत पर शदीद हमला बोला है। उन्होंने रियासती हुकूमत को धोखेबाज बताया है। उनका ये रद्द अमल आगरा मेयर के जरिए लिखे गए उस खत पर आया है जिसमें मेयर ने वजीर आला योगी से आगरा को बचाने की अपील की है। बताते चले कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आगरा के क्वारंटाइन सेंटर की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें क्वारंटाइन लोगों को अशियाए खुर्दनोश फेंक कर दिए जाने का अमल देखा जा सकता है। इस वीडियो पर लल्लू ने योगी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा, यह वीडियो योगी हुकूमत का गैर इंसानी चेहरा जाहिर कर रहा है। आखिर अपने ही लोगों के साथ कोई हुकूमत ऐसा बुरा सलूक किस तरह कर सकती है। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि हुकूमत आदादोशुमार दबा रही है और इसको आश्कार करने वाले सहाफियों पर भी केस दर्ज कर रही है। अपना वतन सफ़ा नंबर 7 पर बंगाल में 21 मई तक लॉकडाउन में तोसी का इशारे की खबर पहली सुर्खी है। खबर के मुताबिक वजीर आला ममता बनर्जी ने आज वजीर आजम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद कहा है, बंगाल में 21 मई तक लॉकडाउन जारी रहने की तवक्को है। हालांकि उन्होंने ये वाजे नहीं किया है कि लॉकडाउन तमाम रियासत में नाफिज रहेगा या फिर रेड जोन और ऑरेंज जोन में रहेगा और बाकी इलाकों में छूट दी जाएगी। वजीर आला ममता बनर्जी ने मरकजी पॉलिसी पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि मरकजी हुकूमत के फैसलों में शफाफियत नहीं है। इस सफ़े पर बाबू जगजीवन राम अस्पताल में 11 डॉक्टरों समेत 59 मुलाजिमीन कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से माहौल खौफनाक होने की खबर को अहमियत दी गई है। खबर में बताया गया है कि शुमाली दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में वाक़े बाबू जगजीवन राम अस्पताल में कोरोना वायरस कोविड-19 मुतासिरीन की तादाद 59 हो गई है, जिसमें 11 डॉक्टर शामिल हैं। अस्पताल के मजीद 19 मुलाजिमीन में इतवार के रोज़ कोरोना वायरस इन्फेक्शन की तस्दीक हुई, जिसके बाद अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों की तादाद बढ़कर 59 हो गई है, जबकि इससे पहले हफ्ते तक वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 40 थी। अस्पताल के एक सीनियर अफसर ने बताया कि मजीद 68 नमूनों की जांच होना बाकी है। सफ़े 10 पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलात मिस्टर अमनीश कुमार अवस्थी का बयान पहली सुर्खी है। खबर के मुताबिक लोक भवन बाकी मीडिया सेंटर में प्रेस नुमाइंदों को खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि वजीर आला ने नोवेल कोरोना वायरस के इलाज के लिए जिला अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने, बेड की तादाद बढ़ाए जाने की तैयारी करने पर जोर देते हुए कहा है कि L1 और L2 अस्पतालों में इमरजेंसी मेडिकल सर्विस रियासती अवाम को मुहैया कराया जाना जरूरी है। इसके मद्देनजर हर किस्म की हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करते हुए रियासत में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को फौरन बहाल किया जाए। इसी सफ़े पर दूसरी सुर्खी में मौलाना सैयद हैदर अब्बास रिजवी का वो बयान भी शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने अपील की है कि मुसलमान घरों में दीनदारी की फिजा हमेशा कायम रखने का अहद करें। साबिक वजीर आला उबूरी उत्तर प्रदेश डॉक्टर अम्मार रिजवी का बयान भी इस सफ़े की जीनत है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वो बयान जिसमें उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो और भी मुत्तहिद होकर अपनी अपनी जगह पर इबादत करें ताकि ईद से पहले इस मूजी मरज से हम लोग निजात पा सके, बहुत अहम है। और मोदी के इस बयान से हिंदुस्तानी मुसलमानों का हौसला बुलंद हुआ है। समाजी तंजीम टीम के लीडर डॉक्टर सतीश दलेला का बयान भी इस सफ़े पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने घरेलू तरीक़ों से इम्यूनिटी पावर बढ़ाए जाने के तौर तरीक़ों और नुस्खों के बारे में बताया है। इस्लामी स्कॉलर और नायाब खतीब मोहसिन अख्तर नकवी के न्यूयॉर्क में इंतकाल होने की खबर भी सफ़ा 8 पर नुमाया है। मोहसिन नकवी के इंतकाल को अखबार ने मिल्लत शिया के नाकाबिल तलाफी नुकसान से ताबीर किया है। इसी सफ़े पर साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव का बयान जेल में मौजूद है, जिसमें उन्होंने योगी सरकार पर इल्जाम लगाया है कि उसे रियासत के किसानों की कोई फिक्र नहीं है। सफ़े 10 पर ही आखिरी सुर्खी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के सीनियर लीडर एहसान खान का बयान शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने अजान देने पर गोरखपुर में मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा और कुरान के खुले आम बेहुरमती का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि दीवार फांदकर मस्जिद में दाखिल होकर दीपक सिंह, राजन सिंह, जय सिंह, बंटी सिंह, राणा सिंह, भोगला सिंह, सरवन सिंह के 2 लड़कों ने इमाम और 2 लोगों को बुरी तरह मारा है। कुरान शरीफ और पारों को इधर उधर बिखेर दिया गया है और बेहुरमती की है। उन्होंने वजीर आला योगी आदित्यनाथ से सवाल किया है कि हुकूमत बताए कि इन दहशतगर्दों के ऊपर किन किन दफात में मुकदमा दर्ज हुआ है। श्री ट्यूटोरियल्स, ट्यूशन आपके घर। अपने बच्चों को दें बेहतर कोचिंग अनुभवी टीचर्स के द्वारा। सुविधा सिर्फ लखनऊ के लिए। सभी बोर्ड के लिए उपलब्ध 8564886808 9140724426। पेश खिदमत है अवधनामा के मज़ामीन के सफ़ा नंबर 4 पर इंजीनियर मंजर जैदी का मजमून कोरोना से ज्यादा तकलीफ दह की तलखीस।
वो लिखते हैं कि इस वक्त दुनिया के ज्यादातर ममालिक की तरह हिंदुस्तान और यहाँ के बाशिंदे भी कोरोना वायरस की वजह से परेशान हैं। दिन ब दिन कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद और उससे मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हमारे मुल्क में इस बीमारी को टेस्ट करने के महदूद वसाइल होने की वजह से कोरोना मुतासरीन का सही अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसकी टेस्टिंग के लिए मखसूस जगह है, प्राइवेट लैब इसको टेस्ट नहीं कर रहे हैं। टेस्ट की कीमत भी तकरीबन 4,500 रुपए आती है और नतीजा आने में भी कम से कम 48 घंटे या उससे ज्यादा का वक्त लगता है। हमारे मुल्क में इस बीमारी की टेस्टिंग का काम तेजी से नहीं हो रहा है, इसीलिए दर्जे हरारत 35 डिग्री तक पहुंचने के बाद भी इस बीमारी से मुतासिर लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। जबकि कोरोना वायरस के बारे में यह खबर थी कि 30 डिग्री दर्जे हरारत पर यह वायरस खत्म हो जाएगा। दरअसल नए मरीजों की तादाद इतना ज्यादा नहीं बढ़ रही है। बढ़ने वाले वही अफराद हैं जिनकी टेस्टिंग महदूद वसाइल होने की वजह से नहीं हो सकी और वो कोरोना मुतासिर थे, जिनकी वजह से उनकी कुर्बत में आने वाले अफराद भी मुतासिर हो गए। अब जब उनकी जांच हो रही है तो ये सब कोरोना मुतासिर निकल रहे हैं। मजदूर ने फेसबुक के हवाले से मृत्युंजय शर्मा की आप बीती को हूबहू नकल किया है, जो इस तरह है। मेरी बीवी को पिछले 1 हफ्ते से बुखार आ रहा था, अचानक उसे खांसी की शिकायत भी हुई तो प्राइवेट तौर पर टेस्ट कराने के लिए कई प्राइवेट लैब पर बात की, मगर सबने मना कर दिया। सरकार के हेल्पलाइन के 3 नंबरों पर 1 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद स्टेट हेल्पलाइन का नंबर मिला। इस हेल्पलाइन से किसी आम कॉल सेंटर की तरह रटा रटाया जवाब मिला कि आपको कल शाम तक फोन आएगा। मैंने कहा कि हालत तशवीशनाक है, अगर किसी मरीज को कोरोना है तो उसका जल्द से जल्द इलाज होना चाहिए, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैंने डीएम गौतम बुद्ध नगर को फोन किया और बताया कि घर में एक कोरोना मुश्तबे है। उनके पीए ने कहा कि हम क्या करें, ये तो महकमा सेहत का काम है, आप सीएमओ से बात करें। जब मैंने कहा कि सीएमओ का नंबर दे दे तो उन्होंने कहा कि सीएमओ का नंबर नहीं है। बड़ा ताज्जुब हुआ कि जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में सीएमओ का नंबर नहीं था। किसी तरह इंटरनेट से सीएमओ का नंबर निकालकर उन्हें फोन किया। उन्होंने कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप 108 पर एम्बुलेंस को फोन करें और एम्बुलेंस को बोलें कि हमें कासना ले चलो। वहीं हमने कोरोना वायरस के आइसोलेशन वार्ड बना रखे हैं, जबकि मीडिया पर दिन रात ये देखने को मिलता है कि नोएडा में कोरोना के बड़े बड़े अस्पताल हैं, फिर भी उन्होंने ग्रेटर नोएडा में कासना जाने को कहा। 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद 108 के कॉल सेंटर पर बैठे आदमी ने एक एम्बुलेंस का इंतजाम करवाया। जब एम्बुलेंस आई उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। मेरी एक 15 महीने की बेटी भी है, जिसे भाई के पास छोड़कर बीवी के साथ एम्बुलेंस में बैठकर हम चल दिए। हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ले जाया गया। वहां एक जूनियर डॉक्टर मिली। उनके पूछने पर मेरी बीवी ने अपनी बीमारी की अलामतें बताई। उन्होंने कहा कि आप दोनों के टेस्ट करना पड़ेंगे, रिपोर्ट 48 घंटे में आ जाएगी और आपको आइसोलेट होना पड़ेगा। मैंने कहा कि यह मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मेरी 15 महीने की बेटी है, मुझे वापस जाना है। उन्होंने कहा कि हम आपको वापस नहीं जाने दे सकते क्योंकि आप भी एम्बुलेंस में साथ ही आए हैं। रात में ही हमारे नमूने लिए गए और हमें एक एम्बुलेंस में बिठा दिया गया जिसमें पहले से ही 3 अफराद कोरोना मुश्तबा बैठे हुए थे। लिहाजा इसके पूरे चांसेस थे कि अगर हमें कोरोना नहीं भी होता तो उनके साथ बैठकर हो सकता था। उसके बाद हमें SC/ST हॉस्टल में आइसोलेशन में रखा गया, जहां मुझे मर्दाना वार्ड में और मेरी बीवी को जनाना वार्ड में भेज दिया गया। दोनों का वॉशरूम लेकिन एक ही था। रात के 1 बज रहे थे। जो खाना हमें दिया गया वो खराब हो चुका था। मैं बगैर खाना खाए ही सो गया। सुबह मुझे जरूरियात से फारिग होना था। मैंने हाथ धोने के लिए साबुन मांगा तो जवाब मिला कि पानी ही से हाथ धो ले। सैनिटाइजर के नाम पर 0 था। वो आइसोलेशन सेंटर, चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ था। मुझे 1-2 घंटे कहकर सारा दिन साबुन के लिए इंतजार करवाया गया। 18 घंटे बाद मैंने रिपोर्ट के बारे में पूछा तो बताया गया कि रिपोर्ट इतनी जल्दी नहीं आती, 3-4 दिन इंतजार करना पड़ेगा। वहां मैंने देखा कि आप चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, 7-8 दिन से पहले रिपोर्ट नहीं आती। सिर्फ आपको आइसोलेट वार्ड में डाल दिया जाता है ताकि सरकार की नाकामी छुप जाए। तकरीबन 72 घंटे बाद जब दोबारा रिपोर्ट के बारे में पूछा तो वहां मौजूद एक आदमी ने कहा कि हमें नहीं पता कि आपकी रिपोर्ट कब आएगी, सिर्फ इतना पता है कि आपको यहां से जाने नहीं दिया जाएगा। मैंने फिर जिला मजिस्ट्रेट के नंबर पर फोन करना शुरू किया, मगर वो नंबर बंद हो गया। मैंने सीएमओ को फोन करना शुरू किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैंने उन्हें मैसेज किया कि मेरी 15 महीने की बेटी है और वो माँ का दूध पीती है, वो फिलहाल मेरे भाई के साथ घर पर है, मुझे आपकी मदद चाहिए, मगर वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। मेरे साथ ही एक और लड़का आइसोलेट हुआ था। गर्मी और गंदगी की वजह से वो मेरे सामने ही बेहोश हो गया। कोई उसे उठाने, उसके पास जाने और उसे छूने के लिए तैयार नहीं था। वहां किसी भी मरीज की तबीयत खराब हो रही थी तो कोई उसके पास नहीं जा रहा था। अगर किसी को बुखार होता तो उसे पैरासीटामोल देकर वार्ड के अंदर चुपचाप सोने को कहा जाता। सीढ़ियों के पास इतना कूड़ा इकट्ठा था कि बदबू के मारे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वहां जो बड़े अफसर दौरे पर आते वो बाहर से ही वापस चले जाते। अंदर आकर हालात जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। उसके बाद मेरी बीवी का फोन आया कि लेडीज को कहीं और ले जा रहे हैं। पता चला कि औरतों को गिलगोटिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी बीवियों को अकेला नहीं जाने दूंगा। तब उन्होंने कहा कि उनके साथ आपको भी भेज देंगे। उन्होंने मेरे हाथ में एक पर्ची पकड़ाई कि इस वार्ड से दूसरे वार्ड के लिए आपकी ट्रांसफर स्लिप है। मैंने पर्ची को देखा तो उसमें लिखा था मृत्युंजय कोविड-19 निगेटिव।
इस पर मैंने कहा कि जब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई हुई तो आप मुझे दूसरे वार्ड क्यों भेज रहे हैं। उन्होंने मेरे हाथ से पर्ची ले ली और कहा कि शायद कोई गलती हो गई है। फिर बाहर आकर उन्होंने कहा कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, आपकी बीवी की रिपोर्ट लेकिन नहीं आई है, उन्हें वहां जाना पड़ेगा। मैंने उनसे फिर सवाल किया कि मेरी बीवी का नमूना तो मुझसे पहले लिया गया था, तो ये कैसे मुमकिन है कि मेरी रिपोर्ट आ गई और बीवी की नहीं आई। वो फिर अंदर गए और कुछ देर बाद आकर बताया कि आपकी बीवी की भी रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट नेगेटिव है। वापस आते वक्त भी एम्बुलेंस में 5 लोग दूसरे भी साथ थे। वहां हाइजीन की खराब हालत की वजह से अगर आपको कोरोना नहीं भी है तो एम्बुलेंस में या आइसोलेशन वार्ड में कोरोना होने की पूरी उम्मीद है। एम्बुलेंस ड्राइवर हमें निठाई उतार कर चला गया। लॉकडाउन के चलते रात को 1 बजे किसी तरह हम नोएडा सेक्टर 122 में पहुंचे। मंजर रैदी लिखते हैं कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पतालों और वार्ड की क्या हालत है और कोरोना के टेस्ट और इलाज को लेकर अवाम में कितनी दहशत फैली हुई है। जब टेस्ट में ये दुश्वारियां हैं तो इलाज में कितनी मुश्किलें पेश आ रही होंगी। शुहा फातिमा पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज केशव नगर फैजुल्लागंज लखनऊ 20 साल से तालीम के मैदान में सरगर्म। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू जबान के साथ साथ साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और होम साइंस का इंतजाम। कम फीस और 100% रिजल्ट। कैरेक्टर बिल्डिंग पर जोर। मौजूदा हालात में ऑनलाइन तालीम जारी। एडमिशन शुरू। दाखिले के लिए कांटेक्ट करें मीरा त्रिपाठी 9450020014। नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है सोनिया गांधी पर मुनव्वर राना की नज्म। रुखसती होते ही माँ बाप का घर भूल गई, भाई के चेहरों को बहनों की नजर भूल गई, घर को जाती हुई हर राह गुजर भूल गई, मैं वो चिड़िया हूँ कि जो अपना शजर भूल गई। रुखसती होते ही माँ बाप का घर भूल गई, भाई के चेहरों को बहनों की नजर भूल गई, घर को जाती हुई हर राह गुजर भूल गई, मैं वो चिड़िया हूँ कि जो अपना शजर भूल गई। मैं तो भारत में मोहब्बत के लिए आई थी, मैं तो भारत में मोहब्बत के लिए आई थी, कौन कहता है हुकूमत के लिए आई थी। नफरतों ने मेरे चेहरे का उजाला छीना, जो मेरे पास था वो चाहने वाला छीना, सर से बच्चों के मेरे बाप का साया छीना, मुझसे गिरजा भी लिया, मुझसे शिवाला छीना। अब ये तकदीर तो बदली भी नहीं जा सकती, मैं वो बेवा हूँ जो इटली भी नहीं जा सकती। आग नफरत की भला मुझको जलाने से रही, छोड़कर सबको मुसीबत में तो जाने से रही। ये सियासत मुझे इस घर से भगाने से रही, उठ के इस मिट्टी से ये मिट्टी भी जाने से रही। सब मेरे बाग के बुलबुल की तरह लगते हैं, सब मेरे बाग के बुलबुल की तरह लगते हैं, सारे बच्चे मुझे राहुल की तरह लगते हैं। अपने घर में ये बहुत देर कहाँ रहती है, घर वही होता है औरत जहाँ रहती है। कब किसी घर में सियासत की दुकान रहती है, मेरे दरवाजे पर लिख दो यहाँ माँ रहती है। हीरे मोती के मकानों में कहाँ जाती है, माँ कभी छोड़कर बच्चों को कहाँ जाती है। हर दुखी दिल से मोहब्बत है बहू का जिम्मा, हर दुखी दिल से मोहब्बत है बहू का जिम्मा, बड़े बूढ़ों से मोहब्बत है बहू का जिम्मा, अपने मंदिर में इबादत है बहू का जिम्मा। जिस देश में आई थी वही याद रहा, होके बेवा भी मुझे अपना पति याद रहा। जिस देश में आई थी वही याद रहा, होके बेवा भी मुझे अपना पति याद रहा। मेरे चेहरे की शराफत में यहाँ की मिट्टी, मेरी आँखों की लजाजत में यहाँ की मिट्टी, मेरे चेहरे की शराफत में यहाँ की मिट्टी, मेरी आँखों की लजाजत में यहाँ की मिट्टी। टूटी फूटी सी एक औरत में यहाँ की मिट्टी, कोख में रख के ये मिट्टी इसे धनवान किया, कोख में रख के ये
मिट्टी, इसे धनवान किया मैंने प्रियंका और राहुल को भी इंसान किया। कोख में रख के ये मिट्टी, इसे धनवान किया मैंने प्रियंका और राहुल को भी इंसान किया। सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई भी, ये पड़ोसी भी हमारे हैं, यही भाई भी, यही पछुआ की हवा भी है, यही पुरवाई भी, यहाँ का पानी भी, पानी पर जमी काई भी। भाई बहनों से किसी को कभी डर लगता है, भाई बहनों से किसी को कभी डर लगता है, सच बताओ कभी अपनों से भी डर लगता है। हर एक बहन मुझे अपनी बहन लगती है, हर एक बहन मुझे अपनी बहन समझती है, हर एक बहन मुझे अपनी बहन समझती है, हर एक फूल को तितली चमन समझती है, हमारे दुख को ये खाके वतन समझती है, हमारे दुख को ये खाके वतन समझती है। मैं आबरू हूँ तुम्हारी, तुम एतबार करो, मैं आबरू हूँ तुम्हारी, तुम एतबार करो, मुझे बहू नहीं बेटी समझ के प्यार करो, मुझे बहू नहीं बेटी समझ के प्यार करो। Rosie's Paradise brings you the biggest offer this Ramzan. You can now shop for Eid even in this lockdown. Suits will be available at your doorsteps. So do not panic and book now on WhatsApp. Contact 9369847771. Home delivery available. जिलों से अवधनामा की स्पेशल रिपोर्ट। सरकारी फरमान है कि 2 पहिया वाहन पर सिर्फ एक ही व्यक्ति चलेगा, किसी प्रकार की रैली की अनुमति नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं सीएम सिटी गोरखपुर की, जहां एक तरफ पुलिस अपने पूरे दमखम के साथ लॉकडाउन का पालन कराने में जुटी है, तो वहीं खुद को पुलिस और प्रशासन का सहयोगी कहने वाले नागरिक सुरक्षा कोर के लोग ही सरकारी फरमान की हवा निकाल रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन 1, 2, 4 नहीं बल्कि दर्जन भर से ज्यादा 2 पहिया वाहनों पर नागरिक सुरक्षा कोर के लोग खुद कानून तोड़ते हुए लोगों को कानून का पालन करने की हिदायत देते नजर आ रहे हैं। ये लोग न सिर्फ रैली निकाल रहे हैं बल्कि 2 पहिया वाहन पर डबल सवारी भी चल रहे हैं। अब अगर कोई आम व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो समझ में आता है कि उसे जानकारी नहीं है, लेकिन खुद व्यवस्था का अंग होकर कानून का पालन कराने वाला कानून तोड़ता नजर आए तो उसे फिर क्या कहा जाएगा। इस संबंध में नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी ने दूरभाष पर बताया कि नागरिक सुरक्षा कोर के लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और अगर रैली या 2 पहिया वाहन पर 2 लोगों के बैठने की शिकायत है तो उसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाएगी। देश में फैली कोरोना वायरस नामक महामारी के चलते संपूर्ण भारत में चल रहे व्यापक लॉकडाउन में प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर तथा जरूरतमंद लोगों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी जरूरतमंद को तकलीफ ना होने पाए, इस कड़ी को आगे बढ़ाने का काम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, समाज सेवी तथा और लोग भी भरपूर तरीके से निभाकर निर्धन तथा असहाय व्यक्तियों की मदद कर रहे हैं। विकासखंड रुदौली के पूर्व ब्लॉक प्रमुख वरिष्ठ भाजपा नेता सर्वजीत सिंह द्वारा तहसील क्षेत्र के ग्राम पूरे मदद अली में क्षेत्र पंचायत सदस्य संतोष यादव और बुलई के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित आवास पर लगभग 2 दर्जन से अधिक जरूरतमंदों को राहत सामग्री वितरित की गई। राहत सामग्री में आटा, चावल, आलू, सरसों का तेल तथा अन्य घरेलू जरूरत की चीजें मौजूद थीं। वरिष्ठ भाजपा नेता श्री सिंह जी के निर्देशानुसार उनके भाई लालजीत सिंह व उनकी टीम लगातार गरीब, असहाय तथा जरूरतमंदों की सेवा में कार्य कर रही है। श्री सिंह जी द्वारा पार्टी के कई फ्रंटलों तथा अन्य समाज सेवी लोगों को भी असहाय तथा गरीब व्यक्तियों की मदद के लिए फंड की व्यवस्था की गई है। उनका मानना है कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। पति गंगवामहे प्रियान गवामहे ओम आवाम नदानामि नदानाम अभिसरजल ओम तय्यम नदाना ओम अमितानाम महासब्दो यान्ति भूतानि संभवं ततेसा महासब्दोपन्द ओम अमितानाम ओम हरि ओम अनु। उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पुलिस एवं प्रशासन हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन लॉकडाउन तोड़ने वाले किसी न किसी बहाने से घर से बाहर निकल रहे हैं। हर तरीके अपनाने के बाद पुलिस अब अनोखा तरीका अपना रही है। यूपी के कानपुर जिले में किदवई नगर की पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों की आरती उतारी। यही नहीं, उन पर फूलों की बारिश भी की और उन्हें प्रसाद भी दिया। सीतापुर शहर के आरएमपी तिराहे पर
लॉकडाउन के कारण ड्यूटी कर रहे एक हेड कांस्टेबल ने मंगलवार को अनुशासन की सारी हदें पार कर दी। बिगड़ैल मुख्य आरक्षी ने साथ में तैनात दरोगा को न सिर्फ गाली गलौज किया बल्कि बेंत से उसकी पिटाई भी कर दी। दरोगा की गलती सिर्फ इतनी सी थी कि उसने मुख्य आरक्षी को जिम्मेदारी निभाने की नसीहत दी थी। इस गंभीर मामले की जानकारी होते ही एसपी ने तत्काल प्रभाव से मुख्य आरक्षी को निलंबित कर दिया है। उसके खिलाफ कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। अभियोजन कार्यालय में तैनात मुख्य आरक्षी राम आश्रय यादव को लॉकडाउन के कारण शहर कोतवाली क्षेत्र के आरएमपी तिराहे के पास वाहन चेकिंग की ड्यूटी में लगाया गया था। यहां पर बतौर सुपरविजन ऑफिसर कोतवाली में तैनात दरोगा रमेश चंद्र चौहान को भी तैनात किया गया था। यहां से वाहन बराबर निकल रहे थे और मुख्य आरक्षी कुर्सी पर बैठा था। दरोगा ने मुख्य आरक्षी को चेकिंग के निर्देश दिए, लेकिन दरोगा के निर्देशों को दरकिनार करते हुए मुख्य आरक्षी अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा। इस बात को लेकर दरोगा व मुख्य आरक्षी में कहासुनी हो गई। बातचीत बढ़ने पर मुख्य आरक्षी बौखला गया और अनुशासन की सारी सीमाएं तोड़ते हुए दरोगा से गाली गलौज करते हुए बेंत से उसकी पिटाई कर दी। मामला तूल पकड़ा तो उच्च अधिकारियों ने संज्ञान में लिया। इसके बाद एसपी एलआर कुमार ने तत्काल प्रभाव से मुख्य आरक्षी को निलंबित कर दिया है। उसके खिलाफ दरोगा की तहरीर पर शहर के कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। सपा जिला महासचिव द्वारा लॉकडाउन के 24वें दिन भी जरूरतमंदों तक मदद का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव मुजीब अहमद सोनू व नगर अध्यक्ष कसीम अशरफ द्वारा मुश्किल घड़ी में लोगों तक राहत सामग्री उनके घर घर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे जरूरतमंदों, असहाय लोगों व दिहाड़ी मजदूरों को बड़ी राहत मिल रही है। वहीं लगातार जनता की सेवा में जुटे पुलिस प्रशासन को भी उन्होंने सम्मान के रूप में गमछा और रुमाल भेंट कर उनका उत्साह बढ़ाया। वहीं सपा जिला महासचिव ने यह भी बताया कि मुबारक व पाक महीना रमजान शुरू होने वाला है, जिसके चलते आप सभी लोग कोरोना जैसी बीमारी से निजात पाने के लिए दुआ करें। और उन्होंने यह भी बताया कि रमजान में लॉकडाउन के चलते जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य चलता रहेगा। उन्होंने सभी से अपील की कि घरों में रहकर सुरक्षित रहें, जिससे कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। लॉकडाउन का पालन करा रहे पुलिसकर्मियों की पिटाई से एक युवक की मौत का आरोप उसके परिवार वाले लगा रहे हैं। परिवार वालों का आरोप है कि बीते बुधवार को उनका पुत्र रिजवान भूख लगने पर ताज टॉकीज के पास बिस्किट लेने गया था। उतनी देर में पुलिस आ गई और उसकी पिटाई कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोट आ गई और इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां रात में 2 बजे उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। घर बैठे ही करते हैं दुनिया का नजारा, हम पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा। शुक्रिया।